नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोग के समक्ष एक फिर महत्वपूर्ण वीडियो लेके आया हूँ। और ये जो है वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूरे ज्योग्राफी को जो हम पढ़ेंगे ना, इसी अक्षांश और देशांतर से रिलेटेड करके पढ़ेंगे। जो कि कोई भी, चाहे भारत की बात हो, चाहे बिहार की बात हो, या चाहे विश्व की किसी भी देश की हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, उसकी भौगोलिक स्थिति को जानेंगे। तो दोस्तों, ये आपको जो अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा है काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए इस चीज़ को थोड़ा गौर से देखेंगे। सबसे पहले आइए, अक्षांश एवं देशांतर, जिसको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के नाम से हम लोग जानते हैं। देखिए ये क्या होता है, ये कहीं ना कहीं पृथ्वी पे होता है, पृथ्वी पर इसको। और सबसे पहले ये बात को जान लेते हैं, अक्षांश और देशांतर रेखा जो है ना, ये एक प्रकार की काल्पनिक रेखा है, वास्तविक रेखा नहीं है। इस बात को थोड़ा समझना होगा। कहीं भी पृथ्वी पे, ये जैसे ग्लोब है, पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर आपको कहीं भी अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा खिंचा हुआ नहीं पाया जाएगा। इसको हम लोग कैलकुलेशन करने के लिए, समझने के लिए, मैंने अपने तरफ से, या साइंटिस्ट लोग ने जो भौगोलिक को स्थिति को जानने की जानकारी देने वाले होते हैं ना, वो अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा को एक काल्पनिक रेखा के रूप में हम लोग मान लेते हैं। मगर कहीं भी पृथ्वी पर ये आपको खिंचा हुआ नजर नहीं आएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे। सबसे पहले हम अक्षांश और देशांतर को बताते हैं। पहले सबसे पहले होता क्या है, ये लोग हम लोग देते क्यों होते, देखिए इसकी सहायता से किसी वस्तु या जगह को एक्यूरेट रूप से जाना जाता है। जैसे मान लिया भारत, कोई पूछेगा भारत कहाँ है, तो भारत देखिए दोस्तों यहाँ पे है, इसकी कुछ ना कुछ यहाँ पर है, इसकी लोकेशन होती है यहाँ पे। तो यहाँ पर लोकेशन है तो हम लोग ऐसे नहीं बोल देंगे वहां पे है, इसकी एटीट्यूड लॉन्गिट्यूड होती है। कभी कभी क्वेश्चन पूछा भी जाता है, भारत का लैटिट्यूड कहाँ से कहाँ होता है और लॉन्गिट्यूड कहाँ से कहाँ होता है। हर एक जगह का एक बिंदु भी होगा ना, जैसे बिहार का है, बिहार में भी कहीं ना कहीं इसका अल्टीट्यूड, लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड भी होता है, लॉन्गिट्यूड भी होता है दोस्तों। तो उसको सारी बात करेंगे। तो सबसे पहले 2 मिनट इस ग्लोब के बारे में समझ लेंगे। तो देखिए ये जो ग्लोब है, उसको बीचों बीच एक लाइन हम लोग खींचे हैं, इसको कहते हैं विषुवत रेखा, जिसको हम लोग भूमध्य रेखा भी कहते हैं, और इसको इक्वेटर भी बोला जाता है। जो पृथ्वी को 2 भाग में बांटा गया, ये पूरे पृथ्वी को, ये जो इक्वेटर है दोस्तों, इक्वेटर, इस इक्वेटर को, ये इक्वेटर जो है ना, पृथ्वी को 2 भाग में बांटा। ऊपर वाले जो भाग को कहते हैं ना, वो उसको कहते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर, और नीचे वाले भाग को कहते हैं साउथ हेमिस्फीयर। तो हिंदी में उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में ये हो गया और ये हो गया। अब ये जो पार्ट होता है, अब ये क्या करेंगे हम लोग, उत्तरी गोलार्ध हो गया और ये दक्षिणी गोलार्ध होगा। अब इसमें क्या होता है, इस तरह का जो रेखा देख रहे हैं, वर्टिकल रेखा, इस तरह की वर्टिकल रेखा देख रहे हैं, वो हमारा कहलाता है, यहाँ पर देख लीजिए, इसको कहते हैं हम लोग लॉन्गिट्यूड, देशांतर रेखा। और इस तरह का देख रहे हैं हम लोग ना, इसको अक्षांश कहते हैं, लैटिट्यूड कहा जाता है। अब यहाँ पर कहा गया कि हर एक डिग्री पर, जैसे मान के चलिए ढेर सारा है, ऐसे भी होगा, इस तरह का मेरा जितना भी है अक्षांश रेखा है दोस्तों, टोटल का टोटल अक्षांश रेखा है, और ये जितने भी है मेरा देशांतर रेखा है। तो पूरे पृथ्वी पे अब देखिए मेरे पास ये उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, तो पूरे उत्तरी गोलार्ध में है ना, अक्षांश रेखा की संख्या 90 होता है, इधर भी 90 होगा। और बीच में जो देख रहे हैं ना, ये वाला, ये भी एक प्रकार की अक्षांश रेखा ही है, इक्वेटर भी है, मगर कहा गया सबसे बड़ी है। जितने भी अक्षांश रेखा इस पर बनाया गया है, सबसे बड़ी है। तो टोटल चीज हम लोग देखते हैं। आप लोग सुन रहे होंगे कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आर्कटिक रेखा, मकर रेखा, ट्रॉपिक इसके बाद अंटार्कटिक रेखा। इसके बाद ये देखिए दक्षिणी ध्रुव, इस पॉइंट को कहा जाता है, इस पॉइंट को उत्तरी ध्रुव कहा जाता है। कभी कभी पूछा जाता है कर्क रेखा का एंगल कितना पर कंसीडर किया गया है, तो 23.5 डिग्री नॉर्थ। फिर आर्कटिक रेखा का 66.5 डिग्री नॉर्थ। और हम जब मकर रेखा की बात करेंगे और अंटार्कटिक रेखा की बात करेंगे, तो ये साउथ में आ जाता है दोस्तों, ये साउथ क्षेत्र में आता है, इसलिए 23.5 डिग्री साउथ और 66.5 डिग्री साउथ। साउथ पोल की बात किया जाए तो उसको 90 डिग्री साउथ बोला जाता है। हम लोग बहुत चीज बोलते हैं, इसमें बहुत सारी चीज नहीं लिखा है, बोल्ड है, तो आपको प्रॉपर एक नोट बनाइएगा और इसको पॉइंट बाय पॉइंट बनाइएगा, तो आपको बहुत सारी चीज समझ में आएगा दोस्तों। फिर आप यहाँ पर आते हैं नॉर्थ पोल, तो कहीं ना कहीं ये नॉर्थ पोल जो है 90 डिग्री नॉर्थ होगा। कभी कभी पूछा जाता है नॉर्थ पोल का एंगल कितना होता है, तो 90 डिग्री नॉर्थ। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, अक्षांश और देशांतर रेखा में, अक्षांश रेखा के बारे में हम लोग के पास 10 पॉइंट है, और देशांतर रेखा के बारे में बहुत सा पॉइंट है, 10-11 पॉइंट है, और बहुत सारी चीज इसमें नहीं भी लिखे हैं ना, तो हम बहुत सारी चीज इसमें बोले हैं, आप लोग इसको कंसीडर करके लिख लीजिएगा। सबसे पहले आइए हम लोग
अक्षांशीय रेखा और देशांतर रेखा के बारे में जानकारी लेते हैं। चलिए सबसे पहले ये अक्षांशीय रेखा और देशांतर रेखा जो होता है वो काल्पनिक रेखा होता है, वो वास्तविक रेखा नहीं होता है। वास्तविक का मतलब ये हुआ तो आपको वहीं पृथ्वी पर खींचा हुआ नजर नहीं आएगा। चलिए पहला पॉइंट, आइए जैसे ये कहा गया अक्षांशीय रेखा, रेखा का मतलब एक लाइन होता है, मगर याद रखिएगा जो अक्षांशीय रेखा होता है ना वो एक प्रकार की रेखा नहीं होता है, वृत्त के रूप में होता है। पृथ्वी जैसे ये पृथ्वी है तो ये पृथ्वी पर इस तरह का बनाया हुआ रहता है। हम लोग कहते हैं अक्षांश रेखा, बट अक्षांशीय रेखा एक वृत्तीय रेखा के रूप में कंसीडर किया गया है। तो यही कहा अक्षांशीय रेखा एक काल्पनिक रेखा है, साथ साथ यह एक वृत्त के रूप में होता है। अब आए जितने भी अक्षांशीय रेखा है ना, सबसे बड़ी अक्षांशीय रेखा यहाँ पर ये देख रहे हैं जो विषुवत रेखा जो है भूमध्य रेखा है, सबसे बड़ी है और सबसे छोटी हमारा पोल होता है अक्षांश रेखा। नॉर्थ पोल और साउथ पोल कहीं ना कहीं अक्षांश रेखा का ही पार्ट है दोस्तों। सबसे छोटी और ये सबसे छोटी और सबसे बड़ी अक्षांश रेखा विषुवत रेखा को माना गया है। आइए सबसे बड़ी अक्षांश रेखा विषुवत रेखा, इसको भूमध्य रेखा कहते हैं, इंग्लिश में इक्वेटर। ये एक प्रकार की क्षैतिज होती है। क्षैतिज का मतलब होता है जैसे मान के चलिए ये इसको कहते हैं क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल। तो कहीं ना कहीं मेरा जो अक्षांशीय रेखा होता है ना वो हॉरिजॉन्टल के रूप में होता है, और ये होता है वर्टिकल जिसको हम लोग क्षैतिज कहते हैं, ऊर्ध्वाधर करते हैं, उसको हम देशांतर के रूप में हम लोग जानते हैं दोस्तों। इसलिए यहाँ लिखा हुआ है इस तरह का एक लाइन रेखा है, मगर ये सर्किल के रूप में लिखा हुआ है, वृत्त के रूप में लिखा हुआ, क्योंकि अक्षांशीय रेखा जो है एक वृत्त के रूप में होता है, क्षैतिज वृत्त अक्षांशीय रेखा, ठीक है। विषुवत रेखा पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। जो ये देख रहे हैं ना, ये विषुवत रेखा जो है ना पृथ्वी को दो भागों में बांटा गया। एक भाग कहा गया उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला पार्ट कहा गया दक्षिणी भाग। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं, इससे पिछले वीडियो में बता दिया गया ऊपर में जो होता है उत्तर होता है और नीचे में दक्षिण होता है दोस्तों। इस चीज को था ख्याल रखेंगे। विषुवत रेखा पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, एक उत्तरी गोलार्ध और दूसरा दक्षिणी गोलार्ध। आइए सबसे बड़ी अक्षांश पूछा जाता है तो पृथ्वी पर जितने भी अक्षांश रेखा है, सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन है? तो मेरा होगा विषुवत रेखा, जिसको 0 डिग्री से निरूपित किया गया। कभी कभी एंगल भी पूछा जाता है, भूमध्य रेखा का एंगल कितना होता है, कितना कंसीडर किया गया है, तो 0 डिग्री किया गया है। आइए हम लोग छोटी अक्षांश रेखा, ध्रुव होता है अक्षांश रेखा, यहाँ से जो ही देखिए ये अक्षांश रेखा हुआ। अक्षांश रेखा हम जब ऊपर जाते हैं ना तो अक्षांश रेखा की आकार घटते जाता है, चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, इसलिए सबसे बड़ी, फिर इसके बगल आते आते छोटे छोटे होते होते ये सबसे छोटी होगी अक्षांश रेखा, और सबसे छोटी अक्षांश रेखा हुआ एक प्रकार की बिंदु होती है। यहाँ पर लिखा हुआ है छोटी अक्षांश रेखा ध्रुव होती है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब कभी कभी अक्षांश रेखा की संख्या पूछा जाता है, तो देखिए पूरे पृथ्वी पर दोस्तों 181 अक्षांश रेखा होता है, ठीक है। हमसे ये पूछा जाए पूरे पृथ्वी पर अक्षांश रेखा की संख्या कितना होगा, तो 181। यदि हमसे पूछ दिया जाए उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश रेखा की संख्या, तो 90। हर एक डिग्री पे होते रहता है, 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री, तो टोटल 90 इधर और टोटल 90 इधर, तो टोटल कितना हो गया 180। और बीच में एक मेरा विषुवत रेखा भी एक प्रकार की अक्षांश रेखा है, इसलिए देखा जाए तो टोटल 181 होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ कुल अक्षांश रेखा की संख्या 90 + 90 + 1 181। कर्क रेखा का अभी जस्ट बताया है, कर्क रेखा का एंगल होता है 23.5 डिग्री और अंटार्कटिका का 66.5 डिग्री, मैंने लिख दिया है। प्रत्येक अक्षांश 1 डिग्री पर खींचा जाता है। देखिए हर एक जैसे एक अक्षांश रेखा ये हो गया, फिर 1 डिग्री पर हम लोग 1 डिग्री पर कंसीडर करेंगे एक अक्षांश रेखा, 1 डिग्री पर एक अक्षांश रेखा, टोटल का टोटल हमारा 90 को होता है, 90 डिग्री को होता है। प्रत्येक 1 डिग्री पर खींचा गया है, एवं दो अक्षांश के बीच की दूरी कभी कभी पूछा जाता है, बताइए ठीक है 1 डिग्री पर तो खींचा गया, मगर दोनों अक्षांश की रेखा के बीच की दूरी कितना होगा, तो हमारा होगा 111 किलोमीटर, ठीक है। कर्क रेखा एवं मकर रेखा का क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। इस क्षेत्र में सूर्य की किरणें लंबवत पड़ता है। देखिए हम लोग पृथ्वी में जानते हैं हर एक जगह एक समान टेम्परेचर, एक समान वायुदाब, एक समान मौसम नहीं होता है, ये निर्भर करता है आपका क्षेत्र पे। ये जो क्षेत्र देख रहे हैं, ये कर्क रेखा हो गया, ये मकर रेखा हो गया, मकर रेखा हो गया, तो इस बीच के क्षेत्र में है ना काफी गर्मी पड़ती है, काफी वर्षा होता है, इसलिए इसको कहा गया है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। इस क्षेत्र में जो है ना जैसे सूर्य होती है, तो सूर्य का रेखा इसे पड़ता है परपेंडिकुलरली, मतलब लंबता पड़ती है, इसलिए लंबता पड़ने के कारण इस क्षेत्र में जो है ना गर्मी काफी रहती है। गर्मी काफी होने के कारण पानी का वाष्प की क्रिया काफी अधिक होती है, इसलिए इस क्षेत्र में बारिश भी ज्यादा होता है दोस्तों। आइए
इसलिए कहा कर्क रेखा एवं मकर रेखा के क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। इस क्षेत्र में सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है। अब आइए देशांतर रेखा को जानते हैं। देशांतर रेखा के बारे में, जैसे ये जो देख रहे हैं आप लोग, ये वाले, ये मेरा देशांतर रेखा हो गया। ये एक प्रकार की लंबता होती है और कहा गया है पूरे पृथ्वी पे देशांतर रेखा की संख्या 181 होता है। सॉरी 181 नहीं, 360। तो देशांतर रेखा एक प्रकार की काल्पनिक रेखा, एक रेखा होता है। ऊर्ध्वाधर रेखा देशांतर रेखा कहलाता है। जिस तरह के ये वाला रेखा जो होता है ना, यानी नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल तक जाने वाली जो रेखा होती है ना, उसको हम लोग देशांतर के नाम से जानते हैं। पृथ्वी पर कुल देशांतर रेखा की संख्या 360 होगा। अब आइए, जिस तरह से अक्षांश रेखा का मध्य पॉइंट ये मेरा विषुवत रेखा था, जो पृथ्वी को दो भाग में बांटा जाता है, उसी तरह से मेरा देशांतर रेखा में एक 0 डिग्री कंसीडर किया गया। इधर हो गया मेरा पश्चिम, इधर हो गया, सॉरी इधर पश्चिम नहीं, पूरब हो गया, इधर पश्चिम हो गया। यहां से ही कंसीडर किया जाता है। तो कभी कभी पूछा जाता है देशांतर या 0 डिग्री देशांतर कहां से पास करती है, तो वो एक लंदन से पास करती है, इंग्लैंड में है दोस्तों। तो 0 डिग्री देशांतर लंदन ग्रीनविच जगह का नाम है, इंग्लैंड में पड़ती है। पृथ्वी को एक देशांतर घूमने में कुल कितना समय लगता है? जैसे पृथ्वी घूम रही होता है, पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, तो कहीं ना कहीं एक देशांतर को पास करने में पृथ्वी को कुछ ना कुछ समय लगेगा। तो वो टोटल कुल जो समय लगता है वो 4 मिनट का लगता है। याद रखिएगा, यहाँ मैं छोड़ चुका हूँ, यहाँ 4 मिनट लगता है। पृथ्वी को एक देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लगता है दोस्तों, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 0 डिग्री देशांतर से पूरब जाने पर, जैसे ये 0 डिग्री देशांतर है, तो हम लोग इधर जब कभी भी, या इधर का जो भी देश है, यहाँ यदि मान लिया जाए, कंसीडर कर दिया जाए 0 डिग्री या 12 बजे टाइम मान लेते हैं हम लोग, तो इधर जब हम लोग जाते हैं ना, तो टाइम आगे बढ़ता है, यानी इससे कंसीडर आगे करते हैं हम लोग। तो उधर इसलिए लिखा है 0 डिग्री देशांतर से पूरब जाने पर दिन बढ़ता है, और 0 डिग्री देशांतर से पश्चिम जाने पर समय जो है ना, दिन घटता है। जैसे मान के चलिए अभी की बात करें, अभी सुबह 9 बज रहा है, तो हम लोग आज मानिए 10 तारीख है, आज 10 तारीख की वीडियो को शूट कर रहे हैं। तो अब अमेरिका के क्षेत्र में, क्योंकि ये 0 डिग्री से पीछे है, पश्चिम दिशा में, यहाँ पर अमेरिका है, तो यहाँ पर 9 तारीख होता होगा, 9 नवंबर होता होगा। अभी हमारा 10 नवंबर है यदि भारत में, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सुबह की 9 बजे बात करता हूँ, सुबह 9 बजे भारत में यदि 10 तारीख है, तो श्योरली है अमेरिका में वो 9 तारीख कंसिडर किया जाएगा। तो इसलिए पश्चिम जाने पर दिन घटता है। देशांतर नॉर्थ पोल और साउथ पोल आपस में मिलती है। एक क्वेश्चन है, देशांतर, जितने भी देशांतर है, जैसे 360 देशांतर है पूरे पृथ्वी पे, तो टोटल आपस में कहाँ मिलती है? साउथ पोल पे और नॉर्थ पोल पे। साउथ पोल से चला नॉर्थ पोल पे मिली, नॉर्थ पोल से चला साउथ पोल पे मिली। तो देशांतर नॉर्थ पोल एवं साउथ पोल आपस में मिलती है दोस्तों। चलिए, दो देशांतर के बीच की दूरी, जिस तरह से दो अक्षांश के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है, उसी तरह से दो देशांतर के बीच की दूरी भी लगभग 111 किलोमीटर होता है। दो देशांतर के बीच की सबसे ज्यादा स्थान, जिस तरह से देख रहे हैं यहाँ पर देखिए, मेरे पास यहाँ देखिए, ये दो देशांतर है, तो सबसे जो ज्यादा जगह होती है ना, वो कहाँ होता है? विषुवत रेखा पे। और सबसे ज्यादा कम जगह जो होती है ना, वो पोल पे होता है, क्योंकि देखिए दो देशांतर के बीच में सबसे कम दूरी बच रहा है। तो पूछा जाता है दो देशांतर के बीच में सबसे अधिक, दो देशांतर के बीच में सबसे अधिक दूरी या सबसे ज्यादा स्थान कहाँ होता है? तो विषुवत रेखा में। और दो देशांतर के बीच सबसे कम जगह जो होता है वो पोल पे होता है, चाहे नॉर्थ पोल की बात किया जाए या साउथ पोल की बात किया जाए। आइए, दो देशांतर के बीच में सबसे कम स्थान ध्रुव पे होता है। तो दोस्तों, ये मेरा जो वीडियो था ना, वो अक्षांश और देशांतर के बीच में था। मैंने जो वीडियो बनाया, बहुत सा चीज आपको समझ में आ गया होगा। इसको प्रॉपर एक नोट बनाइए और इसको बार बार इस वीडियो को देखिए, तभी जाके पूरा क्लियर होगा। जितना भी अक्षांश से और देशांतर से संबंधित जितना भी प्रश्न था, जितना भी कंसेप्ट था, मैंने कोशिश किया इस वीडियो के माध्यम से बताने का। ओके, चलिए एक बार और बताते हैं। इस क्या कीजिएगा, इस वीडियो का जो है ना, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और एक प्रॉपर नोट बनाइएगा। और दूसरी बात, इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ओके, आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा, इसके लिए काफी धन्यवाद।